तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में अभी तक हम लोग टू किंगडम क्लासिफिकेशन में लिनियस का क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ चुके हैं। और लिनियस के क्लासिफिकेशन सिस्टम का क्राइटेरिया क्या क्या था एक बार रिकॉल करो। सबसे पहला था सेल वॉल, लोकोमोशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, देन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई एंड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये सारे क्राइटेरियाज लिनियस ने इस्तेमाल किए थे सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए। और कितने किंगडम्स के अंदर क्लासिफाई किया गया था लिनियस के द्वारा? टू किंगडम्स के अंदर। किंगडम्स का नाम प्लांटे एंड एनिमेलिया। फिर हम लोगों ने चैलेंजेस देखे लिनियस क्लासिफिकेशन सिस्टम के, जो कि कुछ एक बार रिकॉल करें तो एक तो डुअल ऑर्गेनिज्म वाज चैलेंज, जैसे कि यूग्लिना, क्लामाइडोमोनास। उसके अलावा बैक्टीरियल सेल को डाल दिया गया था प्लांट के ग्रुप में, बैक्टीरिया जो कि एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, एंड द अदर ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द प्लांट किंगडम वाज यूकैरियोटिक। तो ये एक प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। फिर क्या हुआ था कि यूनिसेलुलर बैक्टीरिया को डाल दिया गया था मल्टीसेलुलर प्लांट्स के साथ, एंड हेटरोट्रॉपिक फंजाई और बैक्टीरिया वो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे ऑटोट्रॉपिक प्लांट वाले ग्रुप में प्लेस किए जाने के बाद, है ना। फिर हम लोग देखे कि एक नया किंगडम, इस प्रॉब्लम को सुधारने के लिए हैकल ने इंट्रोड्यूस किया एक न्यू किंगडम कॉल्ड प्रोटिस्टा, एंड ही प्लेस्ड ऑल द यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इन द किंगडम प्रोटिस्टा, है ना। उसके बाद प्रॉब्लम फिर भी सॉल्व नहीं हुई तो कोपलर ने इंट्रोड्यूस किया एक नया किंगडम जिसका नाम रखा मोनेरा, एंड द किंगडम मोनेरा इज एक्सक्लूसिवली बुक्ड फॉर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। जितने भी ऑर्गेनिज्म बिलोंग करते हैं, या फिर हम ऐसे कहें कि जितने भी ऑर्गेनिज्म जिनका बॉडी बना है प्रोकैरियोटिक सेल का, दोज आर द मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा, या फिर उनको हम लोग दूसरे शब्दों में मोनेरन्स कह सकते हैं, है ना। तो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम तक हम लोगों ने देख लिया था हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन में, है ना। आज हम लोग देख रहे हैं या देखने वाले हैं आर.एच. विटेकर का फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहली बार फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, या फिर यूं कहें कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के जनक कौन है? आर.एच. विटेकर। अब इन्होंने क्राइटेरियाज डिफाइन किया था लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए। पहले तो इनके क्राइटेरियाज को हम लोग लिखेंगे, लिस्ट करेंगे। सबसे पहला क्राइटेरिया इन्होंने यूज किया था कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर कहने से हमारा मतलब है कि वेदर द सेल इज यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पे अगर हम लोग सेल को डिवाइड करें तो हम लोग दो टाइप्स के सेल देखते हैं। कौन कौन से? यूकैरियोटिक सेल या फिर प्रोकैरियोटिक सेल। तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, दिस वाज द फर्स्ट क्राइटेरिया which was utilized by Linnaeus, sorry विटेकर। सेकेंड क्राइटेरिया जो आर.एच. विटेकर ने यूज किया लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए, दैट वाज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इसका क्या मतलब है, कोई बता सकता है? इसका मतलब है कि वेदर द ऑर्गेनिज्म इज यूनिसेलुलर और द ऑर्गेनिज्म इज मल्टीसेलुलर, यानी कि ऑर्गेनिज्म के बॉडी एक सेल का बना है या फिर वो एक से ज्यादा सेल का बना है। सो दिस वाज अबाउट वेदर द ऑर्गेनिज्म इज यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। नेक्स्ट क्राइटेरिया जो विटेकर के द्वारा इस्तेमाल किया गया लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए, एंड दैट वाज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करें तो ब्रॉडली कितने ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को? दो। कौन कौन से? ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स।
एंड नेक्स्ट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बाद द फोर्थ क्राइटेरिया विच वॉज यूटिलाइज्ड बाय R.H. Whittaker was reproduction, how the organism is reproducing. और अगर रिप्रोडक्शन के बेसिस पे तुम क्लासिफाई करो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, तो तुम कितने ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाई कर सकते हो? द ऑर्गेनिज्म विच इज शोइंग एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड द ऑर्गेनिज्म विच इज शोइंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना? सो वेदर द ऑर्गेनिज्म इज शोइंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. And the fifth criteria which was utilized by R.H. Whittaker for classification is phylogenetic relation. या फिर इसको हम लोग ऐसे कहते हैं फाइलोजेनी. फाइलोजेनी समझते हो? फाइलोजेनी refers to the evolutionary relationship between different living organisms, है ना? मतलब कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म आगे चल के हम लोग पढ़ने वाले ऑरिजिन ऑफ लाइफ, और ऑरिजिन ऑफ लाइफ को जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग ओपेरिन एंड हेल्डन के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, जो एक्सप्लेन करता है लाइफ के ऑरिजिन को एज कि सबसे पहली बार जो लाइफ आया वो नॉन लिविंग सब्सटेंसेस से आया. हम लोग उसके अलग अलग फेजेस को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे ऑरिजिन ऑफ लाइफ के टॉपिक में. तो सबसे पहले लाइफ जो आया वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से आया. दिस इज कॉल्ड एज एबायोजेनेसिस. व्हाट डज एबायोजेनेसिस रिफर्स? एबायोजेनेसिस मीन्स ऑरिजिन ऑफ लाइफ फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म. एंड फिर हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसे चेंजेस आए कि एबायोजेनेसिस वाज नॉट पॉसिबल. तो उसके बाद जब फर्स्ट लाइफ आ गया, वंस द फर्स्ट लाइफ केम इनटू एग्जिस्टेंस, तो सारे उसके बाद जो लाइफ्स आए दैट केम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ. बात समझ में आ रही है? तो लाइफ अराइजिंग फ्रॉम नॉन लिविंग सब्सटेंसेस, दिस इज कॉल्ड एज एबायोजेनेसिस, एंड द लाइफ अराइजिंग फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ इज कॉल्ड एज बायोजेनेसिस. तो जब तुम लोग पढ़ोगे ऑरिजिन ऑफ लाइफ को और उससे आगे जब हम लोग पढ़ेंगे इवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट को, तो पता चलेगा कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स, सबसे पहले इस धरती पे आने वाले लिविंग क्रिएचर्स कौन से थे? व्हाट डू यू थिंक? सबसे पहले इस धरती पे आने वाले लिविंग क्रिएचर्स कौन थे? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, है ना? बैक्टीरिया. अगर तुम लोग सुने होगे क्लास 9th में अपने, आर्की बैक्टीरिया का नाम सुना होगा. एंड आर्की बैक्टीरिया इज कंसिडर्ड एज द ओल्डेस्ट लिविंग हु आर प्रेजेंट ऑन द प्लैनेट अर्थ, है ना? तो आर्की बैक्टीरिया यानी कि ओवरऑल हम लोग इसको क्यूमुलेटिव वे में कहें तो हम कह सकते हैं कि प्रोकैरियोट्स वेयर द फर्स्ट सेल टू हैव अराइज्ड ऑन दिस प्लैनेट, है ना? या फिर फर्स्ट लाइफ फॉर्म उनको कह सकते हैं. और जब तुम इवोल्यूशन को ट्रेस करोगे तो तुमको पता चलेगा कि सारे यूकैरियोटिक सेल जो हैं वो इवॉल्व हुए हैं प्रोकैरियोटिक सेल, है ना? बहुत सारे स्कॉलर्स का ये कहना है कि जैसे कि पता है तुमको कि किंगडम मोनेरा जो है दैट इंक्लूड्स ऑल द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, है ना? और स्कॉलर्स का कहना है कि मोनेरन्स जो थे वो धीरे धीरे इवॉल्व होके कन्वर्ट हो गए प्रोटिस्टा में, या उनसे प्रोटिस्टियंस डेवलप हो गए, है ना? तो मोनेरा से प्रोटिस्टा का ऑरिजिन हुआ या इवॉल्व हुए मोनेरन्स, कुछ मोनेरन्स इवॉल्व होके प्रोटिस्टियन बन गए, एंड फिर वहां से कुछ प्रोटिस्टियंस ये फंजाई में डेवलप हो गए, कुछ इवॉल्व हो गए एज प्लांटे, एंड कुछ इवॉल्व हो गए एज एनिमेलिया. तो अब हम लोग भी एनिमल हैं. तो कुल मिला के अगर हम लोग इवोल्यूशन के हिस्ट्री को ट्रेस करें या अपने लाइफ के इवोल्यूशन को ट्रेस करें तो वी विल कम टू नो कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल से ही डेवलप हुए हैं. यानी कि कहीं ना कहीं इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन वी आर रिलेटेड टू ईच अदर. सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से रिलेटेड हैं. तो इसी रिलेशन को, इसी इवोल्यूशनरी रिलेशन को टर्म किया जाता है फाइलोजेनी. क्या टर्म किया जाता है?
Phylogeny. Phylogeny is what? ऑर्गेनिजम्स के बीच का जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, दिस इज कॉल्ड एज फाइलोजेनी. तो ये था आर.एच. विटेकर सिस्टम, आर.एच. विटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के क्राइटेरियाज. ठीक है, एनी डाउट? तो ये तो था विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम. इसके आगे भी, अच्छा एक बात बताओ कि ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनेल है विच इज कॉमन टू बोथ प्रोकैरियोटिक सेल एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल? द आंसर इज राइबोसोम. आगे चल के हम साइटोलॉजी के चैप्टर में राइबोसोम के स्ट्रक्चरल डिटेल्स के बारे में पढ़ेंगे. तो हमें पता चलेगा कि राइबोसोम्स इज मेड अप ऑफ राइबोसोमल आरएनए. राइबोसोम इज अ सेल ऑर्गेनेल एंड राइबोसोम्स को कई बार हम प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल रेफर करते हैं. ठीक है, जब क्लास 12th में तुम जाओगे और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के चैप्टर को पढ़ोगे तो तुमको पता चलेगा राइबोसोम का रोल हमारे बॉडी में जो पॉलीपेप्टाइड यानी कि प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है उसमें राइबोसोम का कितना इंपॉर्टेंट रोल है. पूरे डिटेल में हम लोग प्रोटीन सिंथेसिस के मशीनरी को समझेंगे, पूरे मैकेनिज्म को समझेंगे और वहाँ पे हम लोग जाके देखेंगे रोल ऑफ राइबोसोम. सो तब पता चल जाएगा एक्चुअल मीनिंग इस बात का कि राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री सेल का क्यों कहते हैं. फिलहाल के लिए अपने इंफॉर्मेशन को हम लोग यहाँ तक रिस्ट्रिक्टेड रखेंगे कि राइबोसोम इज द कॉमन सेल ऑर्गेनेल फॉर बोथ प्रोकैरियोटिक सेल एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल. अगर क्लास 9th के इंफॉर्मेशन को तुम रिकॉल करोगे तो तुमको याद होगा कि क्लास 9th में ये बात क्लियरली तुम लोगों को बताई गई होगी कि 70s राइबोसोम इज फाउंड इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल एंड 80s राइबोसोम इज फाउंड इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल. अब अगर मैं पूछूं कि राइबोसोम का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट क्या है, यानी कि राइबोसोम किस चीज से बना है, तो व्हाट विल बी योर आंसर? तो राइबोसोम इज मेड अप ऑफ, देखो जैसे कि तुम लोगों को एक बेसिक इंफॉर्मेशन मैं दे दूं कि हमारे पास डीएनए होता है, एवरीवन नोज, and the DNA undergoes a process called transcription to form RNA. तो DNA से क्या बनता है हमारे अंदर? RNA. And RNA undergoes a process called translation to form protein या फिर polypeptide कह लो इसको. तो DNA से बनता है RNA. The process is known as transcription. RNA से बनता है प्रोटीन. The process is known as ट्रांसलेशन. और डीएनए से जो आरएनए बनते हैं ना, तो 3 प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं हमारे बॉडी के अंदर, आई मीन यूकैरियोटिक सेल के अंदर या फिर प्रोकैरियोट्स के अंदर भी. दैट इज एमआरएनए. कौन कौन से हैं वो 3 प्रकार के आरएनए? एमआरएनए ऑल्सो नोन एज मैसेंजर आरएनए, आरआरएनए ऑल्सो नोन एज राइबोसोमल आरएनए and tRNA also known as transfer RNA. So DNA से कितने प्रकार के RNA बन रहे हैं? 3 प्रकार के. कौन कौन से? mRNA, rRNA and tRNA. Now ribosome is made up of rRNA. R stands for ribosomal RNA, है ना. तो राइबोसोमल आरएनए के बहुत सारे टाइप्स होते हैं जिसको कि हम लोग डिटेल में देखेंगे राइबोसोम के स्ट्रक्चर को पढ़ने के टाइम पे. फिलहाल के लिए मैं बता दूं, वन ऑफ दैट टाइप इज 16S राइबोसोमल आरएनए. क्या है? 16S राइबोसोमल आरएनए. ये बताने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि अब हम लोग देखने वाले हैं 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, है ना. तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में नाम आते हैं कार्ल वुड का. नाम सुना है पहले कभी कार्ल वुड का? देखो कार्ल वुड ने बेसिकली क्या कहा ना, कार्ल वुड ने सारे किंगडम के लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल को स्टडी किया, है ना. कितने किंगडम्स थे उस टाइम पे टोटल?
5। उन्होंने क्या किया, हर किंगडम के जो मेंबर थे उसके सेल के स्ट्रक्चर को स्टडी किया और उन्होंने रेफरेंस लिया सेल के किस कंपोनेंट का। अब सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल को तुमको कंपेयर करना है तो तुम सेल के किसी कंपोनेंट को लोगे, कोई ऐसा कंपोनेंट को अपना आधार बनाओगे या बेसिस बनाओगे स्टडी का विच इज कॉमन टू ऑल द ऑर्गेनिज्म। बट प्रॉब्लम क्या है कि प्रोकैरियोटिक सेल लैक्स सेल ऑर्गेनेल्स, बट एक सेल ऑर्गेनेल तो उसके पास भी प्रेजेंट है, प्रोकैरियोटिक सेल के पास भी प्रेजेंट है, एंड दैट इज राइबोसोम। तो इसीलिए कार्ल वूज ने राइबोसोम को बेसिस बनाया फॉर द स्टडी। नो, इट डज नॉट हैव एनी माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, सिर्फ और सिर्फ राइबोसोम। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर राइबोसोम पाया जाता है और सारे यूकैरियोटिक सेल के अंदर राइबोसोम पाया जाता है। इसलिए कार्ल वूज ने बेसिस सारे ग्रुप को कंपेयर करने के लिए क्या किया, किसको बेसिस बनाया, राइबोसोम को। और राइबोसोम के भी कौन से कंपोनेंट को, 16S राइबोसोमल आरएनए। और उनकी जो काफी डिटेल्ड स्टडी रही सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के 16S राइबोसोमल आरएनए के ऊपर, तो उनका एक कंक्लूजन निकला कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना उनको फर्दर 3 किंगडम्स के अंदर बांटा जा सकता है या 3 बड़े ग्रुप्स के अंदर बांटा जाता है जिनको हम लोग कहते हैं डोमेन्स ऑफ लाइफ। व्हाट इज कॉल्ड, इट इज डोमेन्स ऑफ लाइफ। इन्होंने एक कंक्लूजन निकाला ऑन द बेसिस ऑफ हिज स्टडी। किस चीज की स्टडी के ऊपर किया था इन्होंने स्टडी, 16S राइबोसोमल आरएनए के बेसिस पे। तो 16S राइबोसोमल आरएनए के बेसिस पे उन्होंने सारे किंगडम के ऑर्गेनिज्म को कंपेयर किया एंड ही केम अप विथ अ कंक्लूजन, वाज इट, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जा सकता है एंड ईच कैटेगरी इज नोन एज डोमेन ऑफ लाइफ। व्हाट इज नोन एज, तो लिख लेते हैं इस इंफॉर्मेशन को। Each group known as domain of life. तो यहाँ पे ये बात इंपॉर्टेंट है याद रखना कि कार्ल वूज ने किस स्ट्रक्चर के बेसिस पे कंपेयर किया था सारे किंगडम के ऑर्गेनिज्म को। आंसर इज 16S राइबोसोमल आरएनए। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंक्लूजन हम लोग देख लेते हैं कि जो डोमेन्स उन्होंने दिए थे वो डोमेन्स कौन कौन है। तो इट वाज आर्किबैक्टीरिया, सेकेंड इज यू बैक्टीरिया यानी कि ट्रू बैक्टीरिया, and third domain is eukarya. Eukarya refers to all the eukaryotic cell like organism। जो भी organism eukaryotic cell के बने हैं सबको डाला उन्होंने कहाँ पे, यूकैरिया में। आर्कीबैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया इनको उन्होंने सेपरेटली डाला। और उन्होंने एक बात और कही थी कि उन्होंने, कार्ल वूज ने, इनका मानना था कि ये जो तीनों डोमेन हैं इनके एक कॉमन एंसेस्टर हुआ करते थे एंड द कॉमन एंसेस्टर ऑफ दीज 3 डोमेन्स आर इज नोन एज प्रोजीनोट। क्या कहते हैं इनके कॉमन एंसेस्टर को, प्रोजीनोट। तो बेसिकली 16 क्लासिफिकेशन की अगर हम लोग बात करें ना
तो ब्रॉडली उन्होंने किंगडम मोनेरा को दो ग्रुप के अंदर डिवाइड कर दिया गया। कौन कौन? आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया, और बाकी यूकैरिया के अंदर बाकी 4 किंगडम आते हैं। कौन कौन? प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। ठीक है। व्हाट इज डोमेन ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू कार्ल वोज? उनके 16S राइबोसोमल आरएनए के स्टडी के बेसिस पे सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ब्रॉडली 3 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया एंड ईच ग्रुप इज नोन एज डोमेन ऑफ लाइफ। कौन कौन से डोमेन है? आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया एंड यूकैरिया, है ना। एंड उनके अकॉर्डिंग इनका एक कॉमन इंसेस्टर हुआ करता था, दैट कॉमन इंसेस्टर इज प्रोजीनोट। राइट इट डाउन। तो ये तो बात हुई हमारी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में। अब हम लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के कुछ लिमिटेशंस की बात कर लेते हैं। उसी से एक लेवल आगे था 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, बट जो हमको कंसिडरेशन में लेके चलना है या फिर जो मोस्ट पॉपुलर क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है। अब लिमिटेशंस, कुछ लिमिटेशंस है तो उनको 1 बाय 1 हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला लिमिटेशन, viruses were given no place। जो तुम लोग पढ़ते हो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन के लिए कोई प्लेस नहीं है। वैसे बायोलॉजी में, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में वायरस के लिए कोई प्लेस नहीं है, है ना। सेकेंड लिमिटेशन, इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में एल्गी के साथ बहुत बुरा हुआ। एल्गी के साथ बहुत बुरा हुआ कि पता है क्या? एल्गी जो है ना, इसको कई अलग अलग किंगडम में, एक से ज़्यादा किंगडम में डाल दिया गया। जैसे कुछ एल्गी को साइनोबैक्टीरिया के नाम से डाल दिया गया। साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी। तो साइनोबैक्टीरिया के नाम से कुछ एल्गी को डाल दिया गया किंगडम मोनेरा के अंदर। वहीं अगर हम लोग देखें तो कुछ यूनिसेलुलर एल्गी को डाल दिया गया किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर एज डायटम्स। डायटम्स कह लो या डिनोफ्लैजलेट्स कह लो। तो ये सब फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट जो होते हैं वो बेसिकली उनका लाइफ साइकिल का पैटर्न एल्गी के ही जैसा होता है। ठीक है। तो एल्गी को डायटम्स के नाम से डाल दिया गया किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर। है ये सारे देखा जाए एक तरीके से तो सेम ही ऑर्गेनिज्म, बट इनको अलग अलग ग्रुप में डाल दिया गया। और वहीं पे अगर हम लोग बात करें तो कुछ एल्गी को डाल दिया गया प्लांट किंगडम के अंदर। So despite of being same or having similar nature, एल्गी के साथ बहुत बुरा हुआ, है ना। तो डिफरेंट किंगडम्स, किन किन किंगडम में डाला गया एल्गी को? कुछ एल्गीज को मोनेरा में भेज दिया गया किंगडम में, कुछ को प्रोटिस्टा बना दिया गया, प्रोटिस्टियन बना दिया गया, और कुछ को किंगडम प्लांटी में डाल दिया गया, है ना। तीसरे लिमिटेशन की अगर बात करें तो तीसरा लिमिटेशन है यहाँ का किंगडम प्रोटिस्टा। अब जैसे कि पिछले क्लास में हमारी डिस्कशन हुई थी इस बात पे कि द ओनली क्राइटेरिया विच इज रिक्वायर्ड टू बी अ प्रोटिस्टियन इज इट शुड बी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। ऑर्गेनिज्म का बॉडी स्ट्रक्चर अगर यूनिसेलुलर है और वो यूकैरियोटिक सेल का बना हुआ है तो इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी फैक्ट और एनी फीचर इज सिंपली प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा। तो किंगडम प्रोटिस्टा जब तुम देखोगे आर एच विटेकर की क्लासिफिकेशन सिस्टम के बेसिस को,
तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, है ना। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन को एक क्राइटेरिया सेलेक्ट किया गया था आर.एच. विटेकर के द्वारा क्लासिफाई करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म को। बट किंगडम प्रोटिस्टा में क्या किया गया, ऐसे किसी भी ऑर्गेनिज्म को डाल दिया गया जो कि यूनिसेलुलर है और यूकैरियोटिक सेल के बने हैं। अगर आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में, तो वी विल डिवाइड इट इन 3 कैटेगरीज ब्रॉडली। एक ग्रुप कहलाएगा फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट का। तो ये जो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है ये ऑटोट्रॉपिक है। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट के एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो यहां पे हम लोग एग्जाम्पल मेंशन करते हैं डायटम्स, या क्लासेस कह लो इनकी, डाइनोफ्लैजलेट्स एंड यूग्लिना की। वहीं पे अगर मैं बात करूं सेकेंड क्लास या सेकेंड ग्रुप जिसके अंदर प्रोटिस्टा को डिवाइड किया गया है, दैट इज कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट। और ये जो कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट है इनको हम स्लाइम मॉल्ट्स भी कहते हैं। और ये जो स्लाइम मॉल्ट्स हैं, जैसे कि फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, डायटम, डिनोफ्लैजलेट्स एंड यूग्लिनॉइड्स, ये सब है यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेल के बने हुए, बट इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, फोटोसिंथेटिक है, तो क्या होगा, ऑब्वियसली ऑटोट्रॉपिक होगा। वहीं पे अगर बात करें कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट की, तो नाम से ही पता चलता है कंज्यूमर विच इज डिपेंडेंट अपॉन द प्रोड्यूसर्स फॉर देयर फूड, एंड द डिकम्पोजर्स जो क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल को इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं। तो कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट कहने का मतलब इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉपिक होगा। एंड द थर्ड ग्रुप ऑफ दिस किंगडम प्रोटिस्टा इज प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ आर बेसिकली कंसिडर्ड एज द फर्स्ट एनिमल सेल, है ना। ये जो प्रोटोजोअन्स होते हैं वो सिमिलैरिटी शो करते हैं एनिमल सेल के साथ। और एनिमल सेल के मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो पता है ना ऐसा कौन सा ग्रुप है या ऐसा कौन सा किंगडम है विच इज एक्सक्लूसिवली हेटेरोट्रॉपिक। तो आंसर इज 2 किंगडम्स आर एक्सक्लूसिवली हेटेरोट्रॉपिक, यानी विदाउट कौन कौन, किंगडम फंजाई एंड एनिमेलिया, है ना। तो अगर हम लोग प्रोटिस्टा के किंगडम प्रोटिस्टा को देखें तो वहां पे ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म भी प्रेजेंट है और उसके साथ साथ हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म भी प्रेजेंट है। यानी कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन का क्राइटेरिया जो है वो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर कंप्लीटली वायलेट होता है ना, क्योंकि इस किंगडम के अंदर किसी भी ऑर्गेनिज्म को डाले जाने का बस एकमात्र क्राइटेरिया क्या था, यूनिसेलुलर होना चाहिए और यूकैरियोटिक होना चाहिए।